हाय एवरीवन। तो फाइनली आज से स्टार्ट कर रहे हैं 14 डेज का 14 चैप्टर्स के सीरीज को। इसमें क्या करने वाले हैं कि डेली जो है एक चैप्टर्स को उठाएंगे और उस चैप्टर में से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ज्यादा रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी के साथ जो एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो डिटेल यहाँ पे क्लास होगा, डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसका जो है फरवरी में अभी एग्जाम होने वाले हैं। 2020 सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं। तो वन बाय वन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसी के साथ क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस, कैसे सॉल्यूशंस करना है, एक हर एक चीज एक वे जो है यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इस सीरीज को भी फॉलो कर लेते हो तो पास तो हो जाओगे। पास का तो यहाँ पे नाम ही नहीं लेना है। ठीक है, जो एक बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स हो सकता है, जो कि 80 टू 80 जो है टारगेट करके चलते हैं, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होने वाले हैं, है ना। क्योंकि वैसे ही यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है, तो स्टार्ट करें क्या। पहला जो चैप्टर है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने का। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और देखो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक्चुअली जैसे कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं तो वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किए गए हैं और ऐसे सॉल्यूशंस यहाँ पे दूंगा। अगर एमसीक्यू में आते हैं तो उसको बना लोगे, अच्छे तरीके से बन जाएगा। और अगर है 2 मार्क्स का हो गया या फिर 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी बड़े आसानी से यहाँ से हैंडल कर पाओगे। बाकी जो है कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, और इसका जो है पीडीएफ के लिए प्लस नोटिफिकेशंस के लिए, मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। देखो सबसे पहले जो यहाँ पे बोले गए हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, स्पेशली जो है मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली अगर मैथ्स का अगर बात करें तो कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो उसका जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। पहला क्या बोले हैं कि एक्सप्रेस ईच नंबर, जो नंबर दिए हुए हैं एज अ प्रोडक्ट। समझना क्या बोले हैं, प्रोडक्ट बोले हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब जो प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं उसका प्रोडक्ट हमें निकालना है। समझ पा रहे हो इस चीज को, जो प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं इस प्राइम फैक्टर का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब ये जो प्राइम फैक्टर है तो ये प्राइम फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एक नंबर सुने होंगे, जब भी नंबर का क्लासिफाई करते हैं तो एक नंबर आता है जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। किसको बोलते हैं प्राइम नंबर, मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट को भी यहाँ से बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस होके पूरे एक बार क्लास को कवर करना, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ट हो जाएगा। फाइनल एग्जाम है तो ज़्यादा रिस्क भी यहाँ पे नहीं लेना है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसका फैक्टर यहाँ पे केवल और केवल 2 आना चाहिए। ठीक है, जिसका फैक्टर जो है केवल 2 आना चाहिए। अब एक डाउट आएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो ये फैक्टर समझो। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 4 का। अब 4 का जैसे एग्जांपल लिए हैं तो इस 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो, या फिर 4 जो है किसके टेबल में आते हैं, सिंपल से ये लॉजिक याद रखना कि जो 4 है वो किसके टेबल में आते हैं। 4 क्या 1 के टेबल में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। तो 4 जो है 1 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया है। जो 2 है 2 के टेबल में 4 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो 4 का जो फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। फिर देखो 3 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आते, तो 3 जो है इसका फैक्टर नहीं है। 4 जो है 4 के टेबल में 4 आते हैं, है ना, तो इसका फैक्टर बिल्कुल है। समझ पा रहे हो, तो ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जो कि उसके टेबल में आए। अब देखो एक और एग्जांपल यहां से समझना कॉन्सेप्ट को। अगर मैं बोलूं 8, 8 क्या 4 के टेबल में आता है क्या, समझना, जो 4 है वो 8 को डिवाइड कर पाएंगे, नहीं डिवाइड कर पाएंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि 4 में और नीचे जो है 4 कर दो तो इसको 2 बार में डिवाइड कर दो तो 2 आ गया तो ये फैक्टर हो गया, नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में ऐसा कहीं फॉर्मूला नहीं होता है। तो जो 4 है किसके किसके टेबल में आता है 4, उतना उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पहला समझ आ गया फैक्टर। अब फैक्टर में यहाँ पे प्राइम जुड़े हुए हैं, मतलब पहले तो प्राइम नंबर समझो। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो।
ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 3 का। अब 3 का फैक्टर कितना होगा, एक तो 1 होंगे, 2 फैक्टर होगा क्या, 2 नहीं होगा, 2 जो है 3 का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। उसके बाद अगर एक एग्जांपल ले 3, 3 जो है 3 का फैक्टर होगा, बिल्कुल होंगे। तो देखो यहाँ पे 3 है और 3 का केवल 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, है ना, एक 1 है और एक 3 है। तो ऐसा नंबर जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर आए उसे प्राइम नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, केवल 2 फैक्टर आए उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 6 का। ठीक है, 6 का अगर मैं फैक्टर निकालूं, है ना, प्राइम नंबर जानना है तो पहले फैक्टर जानो, फैक्टर बता चुका हूं, अब पहले फैक्टर निकालो। तो एक के टेबल में 6 आता है ना, और 2 के टेबल में 6 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में भी 6 आते हैं, फिर उसके बाद जो 6 है उसके टेबल में भी 6 आता है। तो इसमें कितना फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर हो गए। तो जब 4 फैक्टर हो गए तो इसको प्राइम नंबर बोलोगे क्या, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो जो 6 है ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 हो गया। 5 जो है एक के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा क्या, 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आएगा। 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आता, केवल और केवल जो है ये 5 के टेबल में आते हैं। मतलब जो 5 है इसका जो फैक्टर होगा केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और सेकेंड जो है 5 होगा। तो इसको क्या बोलोगे, प्राइम फैक्टर बोलोगे। तो दो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फैक्टर किसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है इसका सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर समझ आ गया, है ना। तो प्राइम फैक्टर करोगे और उस जो प्राइम फैक्टर आएगा उसका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस का जो लाइन है ना, जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उसी को समझो। बाकी यहाँ पे आसान है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ना। बाकी तो समझाऊंगा, समझ आ गया। इसका पहले प्राइम फैक्टर करोगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखो 140 का, पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं 140 को। अब 140 को प्राइम फैक्टर कैसे करोगे, अब इस तरीके से अगर जो है पहाड़ा पढ़ते पढ़ते जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं 2 का, 3 का एग्जांपल लिए तब तो इस तरीके से पहाड़ा को पूरा पढ़ दिए, है ना। लेकिन जो है अगर 3 वाला एक एग्जांपल देखो जिसमें 3825 है, मतलब 3825 है, तो इसका थोड़ा ना पहाड़ा पढ़ते जाओगे। तो उसको, और इसका जो सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो है इसका जो है डिवीजन मेथड। देखो बता रहा हूँ डिवीजन मेथड। 140 है तो 140 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, और प्राइम फैक्टर निकाल के उसका प्रोडक्ट करना है। बस सिंपल से यही तो क्वेश्चन बोले गए हैं। तो 140 को क्या करोगे, सिंपल से इसको डिवीजन मेथड के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करो। चलो पेज है, ठीक है, पेज देख रहा था है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है डिविजन्स करना है हमें। तो ये हो गया, इसको अच्छे से लिखते हैं। चलो यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से एक डंडा खींचना है यहाँ पे, और इसी तरीके से बनाना है एग्जाम में, है ना। पूरा मार्क्स, जितना मार्क्स का आएगा वो पूरा मार्क्स यहाँ पे गारंटीड है, श्योर है कि उसको अचीव कर लोगे। अब क्या करोगे, इस तरीके से सबसे पहले करना कि जो 140 है तो 140 को ये साइड कवर करो, है ना। अब देखो 140 अपने को मिल गया। अब ये सोचो, हमें थोड़ा सा ये अब सोचना पड़ेगा क्योंकि 10th लेवल का कवर कर रहे हैं। तो 140 को और स्टार्ट भी करोगे ना तो 2 ही से स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे कि 140 को डिवाइड करना है, अब 140 को डिवाइड करना चाहो तो जो है 40 से भी कर सकते हो। 140 को डिवाइड जो है 4 से भी हो सकता है, 40 से भी हो सकता है। लेकिन हम लोग इस तरीके से जो लंबा वाले या फिर जो ज़्यादा वर्ड है ना, 40 हो गया, 20 हो गया, 20 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उस वाले वर्ड से हमें स्टार्ट नहीं करना है, ध्यान देना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाता है। तो क्या करोगे, 2 से स्टार्ट करना है। अब जब 2 से स्टार्ट करोगे तो कैसे करना है, यहाँ पे 2 रखो। अब 2 से हम लोग को ये पता चल गया कि जो 140 है ये 2 से डिविजिबल है ना। यहाँ पे करके देख लो, ये 140 है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितने बार में जाएगा, ये 7 टाइम में चले जाएगा। ये हो गया कट, जीरो, ये जीरो, मतलब कितने बार में गए, 70 बार में गए, है ना, 17 टाइम्स में गए। तो सिंपल सा बात है कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है 140 को। तो जब 2 से डिवाइड किए हैं 140 को तो कितना मिल गया अपने को, 70 मिल गया, ठीक है।
अब ये सोचना है कि जो 17 है ये किससे डिवाइड हो सकता है, क्या 1 से 1 को तो छोड़ ही देना, 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, पहले देखो तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो मोस्टली स्टूडेंट का एक और डाउट आएगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि 4 से डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक जो है क्लू दे रहा हूँ। क्या क्लू, जैसे देखो एक नंबर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और एक को बोलते हैं हम लोग ओड नंबर, ठीक है। जैसे कि इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब इवन नंबर हैं। ओड नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, है ना, उसी के साथ जो है 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब इवन नंबर हैं। तो ध्यान देना जितना भी जो ओड नंबर होगा वो मोस्टली जो ओड नंबर है उसी से डिवाइड होते हैं। कैसे पहचानोगे, मोस्टली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 हम लोग अधिकतर जो इवन नंबर है उसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 0 को क्या करोगे, जो 0 लिखा हुआ है वो इवन नंबर है, तो हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि जो नंबर डिविजिबल होगा वो केवल और केवल इवन नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 31 का। अब ये 31 को अगर मैं 31 ना लेके जैसे कि 21 एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये 21 में सबसे जो लास्ट संख्या है उसको देखना, सबसे लास्ट यहाँ पे कितना है, 1 लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में 1 है, तो 1 जो है किससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 21 है, ठीक है, यहाँ पे जो है टोटल 21 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होंगे, ये तो नहीं पता। तो यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर दिया हुआ है, तो इवन नंबर से ही ट्राई करते जाओगे। जैसे कि पहले 2 से नहीं करना है क्योंकि वो जो है, सॉरी यहाँ पे जो है ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर से ही ये क्या होगा, डिविजिबल होंगे। जैसे कि 2 हो गया, तो 2 जो है इवन नंबर है, तो हमें क्या ओड नंबर चाहिए, तो 3 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, है ना, 11 से, इस तरीके से। अब ये तो 21 है तो सिंपल सा नंबर है। जैसे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 3825 का। अब ये जो 3825 है, अब इसे कैसे पहचानोगे कि डिविजिबल किससे होगा, 2 से डिविजिबल होंगे कि 4 से कि 5 से, किससे होगा। तो लास्ट का टर्म देखो जो कि है यहाँ पे 5। अब 5 यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये 5 जो है ये ओड नंबर है, तो ओड नंबर से ही ट्राई करोगे। या तो ये 3 से डिविजिबल हो सकता है, या तो ये 5 से डिविजिबल हो सकता है, और ये नॉर्मली जो है ये 5 से डिविजिबल हो ही जाएगा। समझ पा रहे हो, तो ऐसे यहाँ पे पहचानना होता है। 70 आ गए। अब ये बताओ कि जो ये 70 है, ये 70 किससे डिविजिबल होगा। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, मतलब ये इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इसको 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 आएगा। इस बगल में जो है सॉल्व करके इसको भी देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 35 आ गया। चलो अब ये जो 35 है, अब इसको भी तो डिवाइड करना है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये ओड नंबर दिया हुआ है, तो ओड नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि ओड नंबर है तो ओड ही नंबर से स्टार्ट होगा। ये जो क्लू दिया हूँ कि अगर दिक्कत आए तो इस तरीके से जो है अपना सकते हो, क्योंकि ये जो नंबर 35 है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 3 से डिविजिबल होगा क्या, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो 3 1 जा ये 3 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा। अब 3 के टेबल में 5 थोड़ी ना आता है, नहीं आएगा। 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये नॉर्मली जो है डायरेक्टली 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होंगे कितना टाइम में जाएगा, ये जाएंगे 7 टाइम में, ठीक है। 7 जो है 7 5 से कितना होता है, 35 ही होते हैं, तो कितने बार में गए, 7 टाइम में गए। अब ये देखो कि 7 फिर किससे किससे डिवाइड होगा। 7 जो है ना 2 से डिवाइड होगा, 3 4 5 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा जो है 7 से ही डिवाइड होंगे। तो 7 से डिवाइड होंगे तो कितना बार में जाएगा, एक टाइम में, ठीक है, 1 टाइम में। तो ये जो हम लोग परफॉर्म किए यहाँ पे, इसको बोले जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो इसको। अब यहाँ पे ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इस तरीके से डिवीजन परफॉर्म किए हैं। अब इसमें क्या बोले हैं कि प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर मतलब यहाँ पे जैसे कि 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गए। एक चीज और थोड़ा सा बताऊं, अच्छा से यहाँ पे समझना। यहाँ पे प्राइम फैक्टर बोले गए हैं, क्यों बोले गए हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 हो गया, 2 यहाँ पे 5 निकाले हो, 7 निकाले हो, ये पूरा क्या है, ये पूरा फैक्टर है। लेकिन इसमें ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम मतलब जिसका केवल 2 ही यहाँ पे जो है फैक्टर होगा, निकाल सकते हो। जैसे कि अगर ये 2 को देखोगे तो 2 का ही भी 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 हो गया और सेकेंड 2 हो गया।
यहाँ पर 5 है तो 5 का भी 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होगा और सेकेंड 5 होते हैं। फिर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 का भी 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 7 होता है और एक, हाँ एक 7 होता है और एक 1 होता है। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पे समझ आ रहा है, फैक्टर निकाले हो, फैक्टर का यहाँ पे प्राइम निकाले हो, मतलब ये जो नंबर लिखे सब प्राइम ही है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर कंसीडर किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर निकल गया, अब इस प्राइम फैक्टर का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इस जो प्राइम फैक्टर है इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे लिखो हेंस, यहाँ पे 140 है क्योंकि ये इक्वल करोगे, 140 के बाद इसका जो प्राइम फैक्टर निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू फिर 5 और इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने नहीं बोले, मतलब मल्टीप्लाई तो करना है लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करना है ये ध्यान दो। जैसे कि ये 2 टाइम्स आया हुआ है ना, 2 जो है ये 2 टाइम आए हैं, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं ला देना, या फिर नंबर लाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसको इसी तरीके से जो है परफॉर्म करना होता है। क्लियर है, समझ आ गया क्या, बहुत बेसिक से है ना, पूरा हाई लेवल तक बता दिया हूँ। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 156 है तो 156 का ही एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। 156 है, अब इसका क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। चलो इसमें इसको एक सेकेंड ना है, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, ये हो गया। चलो अब इसमें क्या करना है, हमें सेकेंड जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन है 156 का। अब इस 156 का भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है। तो सबसे पहले क्या काम करोगे, 156 हो गया, अब 156 को देखोगे कि ये किससे जो है डिविजिबल है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें डिविजिबल ही परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 156 हो गया तो इस तरीके से भी डिविजिबल कर सकते हो। समझ आ रहे हैं, तो ये जो 156 है तो इस 156 को पहले ही स्टार्ट करोगे 2 से, 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, अगर नहीं पता चल रहा है तो लास्ट का नंबर देखो, लास्ट का नंबर इवन नंबर है तो इवन नंबर से स्टार्ट कर सकते हो 2 से। अब 2 से के टेबल में जो है 7 टाइम में जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 16 कितने बार में जाएगा, फिर ये 8 टाइम्स में। ठीक है, ये 8 टाइम्स से, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है तो 16 ये कट हो गया। तो इसी तरीके से ही परफॉर्म करना होता है। लेकिन जो कोसेंट आए, ये जो ऊपर वाले को कोसेंट बोलते हैं, तो ये जो कोसेंट आए इस कोसेंट को यहाँ पे लिखोगे, किससे डिविजिबल परफॉर्म किए हो, 2 से, तो हम लोगों ने जो है 2 से डिवाइड किए हैं। तो जब 2 से डिवाइड किए हैं किसको, 156 को, तो जो उसका कोसेंट आया उस कोसेंट को नीचे में लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर से एक और देखो, जैसे इसके बाद 78 आ गए, अब 78 को किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से, 2 से स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसको जो है 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली 4 में जा रहे हो 6 में जा रहे हो ऐसा नहीं, हमें जितना मिनिमम लेवल है, मिनिमम जो वैल्यू होता है उसे से स्टार्ट करते हुए जाना है, वो ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होता है। तो अब फिर से अगर 78 है तो 78 को अब इसी तरीके से फिर से डिवाइड कर सकते हो, अगर समझ ना आए तब। अगर समझ आ रहा है तो ये परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। अगर इसको भी यहाँ पे लिखोगे तो पूरा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो वो नंबर वहाँ पे बस जो है एक्स्ट्रा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम बस लगेगा, तो ये सबको परफॉर्म मत करना। रफ के लिए थोड़ा सा जल्दी से इसको कवर कर लेना ताकि आंसर यहाँ पे पता चल जाए। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3 टाइम में, और ये 6 हो गया 1 और 18, तो ये कितने टाइम में जाएगा, 9। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 9 2 यहाँ पे 18 होता है तो ये पूरा कट गया। कितना आंसर आया, 39 आंसर आया। और किससे डिवाइड किए हैं, तो 2 से डिवाइड किए हैं। जब 2 को 78 से डिवाइड किए हैं तो उसका जो कोसेंट आया है वो 39 आए हैं। सेम लॉजिक से देखो 39 है, अब 39 को 2 से डिवाइड कर सकते हो क्या, बताओ, खुद सोचो। यहाँ पे जो 39 है वो 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे और एक जो है जो बताया हूँ कि जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, अब 9 क्या है, 9 जो है ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं मोस्टली केसेस में। तो यहाँ से अब देखो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है,
तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो अब एक आगे बढ़ो, एक स्टेप जो है आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो 3 से डिविजिबल है क्या, जो 39 है इसको 3 से डिवाइड करो तो ये चला जाएगा, ये 9 3 टाइम बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 यहाँ पे रखो और कितने बार में गया, देखो 3 1 जा 3 हो गया और 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। तो ये कितना आ गया, 19 आ गया। सॉरी यहाँ पे 3 3 जा लेना है ना, 3 3 जा, तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। सिंपल लगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे कि ये 13 है, अब 13 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये डायरेक्टली डिविजिबल होंगे, वो 13 से ही डिविजिबल होगा। तो कितने बार में जाएगा ये, 1 टाइम में। ठीक है, अब देखो यहां तक तो डिविजिबल परफॉर्म कर लिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन बोले हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हमें प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो कैसे करोगे, इस तरीके से लिखना, हैंस 156, ये 156 ये वैल्यू को लिखोगे, 156 इक्वल टू यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यही नंबर यहाँ पे आया है। तो जो डबल है उसको सिंगल बनाओ, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, और ये जो है हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये जो है आंसर है, 156 जो है आंसर है इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन कवर हो गया क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो जो है मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे पूछे जाएंगे, और जो है जो 2 मार्क्स को हो गया 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत डिटेल के साथ कवर किया है, अच्छे से इसको याद रखना है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। अब देखो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक समझा करो, क्या लॉजिक समझना है, जो क्वेश्चन बोले ना तो क्वेश्चन के डीप में जाओ, क्वेश्चंस को डिटेल के साथ कवर करो। अगर क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें क्या क्या करना है, कौन सा स्टेप करना है, तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें क्या बोले हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले तो ये बताओ कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट, सी का होता है कॉमन, और एम का होता है मल्टीपल। ठीक है, इसको ब्रेक करूं, देखना यहाँ पे और अच्छे समझ आ जाएगा। लिस्ट मतलब क्या होता है, कम, जो नंबर होगा उसमें सबसे कम नंबर को लोगे, और क्या होना चाहिए, कॉमन नंबर होना चाहिए। लिस्ट तो है लेकिन उसमें कॉमन नंबर भी होना चाहिए, और वो मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल का। एक एग्जांपल है जैसे कि 8 हो गया, अब 8 का फैक्टर कितना होता है, 8 का फैक्टर अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा, 8 का फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसके बाद और किसका होगा, उसके बाद नॉर्मली 8 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 6 का हो गया, तो 6 का मल्टीपल 2 हो गया, जो फैक्टर निकालते हैं। 2 के बाद इसके बाद और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले हैं, लिस्ट बोले हैं, मतलब इन नंबर में क्या होना चाहिए, लिस्ट निकालना है। उसके बाद कॉमन बोले हैं, तो इसमें कॉमन कौन सा है, 2 और 2, और दोनों यहाँ पे क्या है, लिस्ट है, उसका यहाँ पे क्या बोले गए हैं, मल्टीपल बोले गए हैं, तो उसको क्या बोले जाते हैं, एलसीएम बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोले, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 2 लिखे गए हैं, ये क्या है, इसका मल्टीपल हो गया। इसके बाद एक और वर्ड है यहाँ पे एचसीएफ दिए गए हैं, HCF। H मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब यहाँ पे होता है कॉमन, और F का होता है फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी यहाँ पे जो है एचसीएफ बोले हैं तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हाईएस्ट मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे और कोई नंबर होते जो कि सबसे बड़े होते है ना, अगर इसी का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो इसमें सबसे बड़े कौन है, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना। सपोज यहाँ पे 8 हो जाते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, 8 है, और हाईएस्ट में कॉमन, तो 8 और 8 दोनों जो है कॉमन ही है, और इसका फैक्टर, तो इसको बोले जाते हैं HCF। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, अभी बताते हैं इसको। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं, इंटीजर मतलब होता है जैसे कि ये हो गया इंटीजर में, ये नंबर हो गया 0
+1 2 3 4, उसी के साथ -1 -2 -3, जितना भी नंबर होते हैं वो सब एक नंबर को इंटीजर बोले जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो निगेटिव नंबर हो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो निगेटिव नंबर हो, सब नंबर को क्या बोले जाते हैं, इंटीजर बोले जाते हैं। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर बोले जाएंगे, और अगर कोई नंबर निगेटिव है तो उसे जो है निगेटिव इंटीजर बोले जाते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर बोले जाएंगे, और जो निगेटिव है उसको निगेटिव इंटीजर बोले जाएंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। तो ये जो इंटीजर दिए गए हैं जैसे कि 26 91 है ना, 5 10 एंड 92, ये क्या दिए गए हैं, इंटीजर दिए गए हैं। अब इस इंटीजर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। दो निकल गया। अब जैसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकल गए उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करोगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हो उसका जो है मल्टीप्लाई करना, और वो जो मल्टीप्लाई करोगे वो प्रोडक्ट ऑफ जो टू नंबर होगा, ये जो दो नंबर है इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो इसको जो है नॉर्मली सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो और आसानी से समझ आ जाएगा। देखो पहला यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 26 और 91। 26 यहाँ पे एक दिए गए हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो एचसीएफ है एचसीएफ को निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, एक बार एलसीएम भी निकालोगे और दूसरा बार जो है एचसीएफ भी निकालोगे, दोनों नंबर को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तभी जाके जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला मेथड, पहला जो है स्टेप कवर करते हुए है एचसीएफ। यहाँ पे लिखोगे फाइंडिंग एचसीएफ। तो सबसे पहले 26 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 26 का एचसीएफ सेम जैसे यहाँ पे डिविजन करते हैं, डिवीजन मेथड यहाँ पे अपनाना। तो यहाँ पे जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में अभी जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व ही किए हैं। तो ये कितने बार में डिविजिबल हो जाएगा, ये 1 टाइम में, और ये जाएगा ये 3 टाइम में, तो 13 आ गए। अब ये 13 किससे डिविजिबल करोगे, 13 से ही आएगा, तो 1 आ गए। ठीक है, तो जो 26 है तो 26 का यहाँ पे एचसीएफ कितना आया, 26 का जो फैक्टर पहले लिख लो, फैक्टर 2 आए इंटू यहाँ पे 13 आ गया। इतना जो है एचसीएफ निकाले हो। सेम जो है और एक नंबर दिए गए हैं ना 91, इसका भी तो एचसीएफ निकालो। देखो यहाँ पे दो नंबर है, एक 26 दिए हैं और एक 91 दिए हैं, तो इसका भी जो 91 है इसका भी एचसीएफ निकालो। तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 7। चलो क्योंकि ये 7 से ही डिविजिबल होगा ना, 7 से ही डिविजिबल हो जाएगा ये। अब 7 से डिविजिबल होगा कितने टाइम में, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और ये 13 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आ गए। अब देखो यहाँ पे 1 तो आ गया। अब इसका जब 91 का अगर फैक्टर लिया जाए तो एक फैक्टर निकला है 7 और एक फैक्टर निकल गया यहाँ पे 13 निकल गया। अब एचसीएफ का मतलब समझ आ रहा है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे जो दोनों फैक्टर लिखे गए इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर देखना है और कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो और ये जो है हाईएस्ट भी है ना, 7 और 2 से तो हाईएस्ट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जो 13 है यहाँ पे जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, इस केस में 13 एचसीएफ हो जाएगा। तो पहला एचसीएफ निकाल लिए हैं। सेकेंड जो है अब क्या काम करना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहला एचसीएफ निकाल लिए, अब सेकेंड काम क्या करोगे, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और ध्यान रखना एलसीएम जब भी निकालते हैं तो दोनों वैल्यू को एक साथ लिखते हैं। एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों को अलग अलग डिवीजन करना पड़ता है ना। एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों को अलग अलग डिविजन करोगे, और जब एलसीएम निकालेंगे तो एक ही साथ इसको डिवीजन करना होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना कितना वैल्यू दिए गए हैं, 26 और 91, ये दोनों को एक साथ ही यहाँ पे डिविजिबल करोगे। दोनों को डिविजिबल करना है, कैसे देखो, अगर 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 91 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जैसे कि अगर 26 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 91 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या करोगे, देखो यहाँ पे 26 जो है बिल्कुल 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम में जाएगा, और ये कितने टाइम में चले जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, है ना, क्योंकि 3 2 6 होता है।
तो ये जो है 13 आ गया। लेकिन अगर 2 से 91 को मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही साथ पैरेलल इसको रनिंग में लेके जाना है ना, रनिंग में पैरेलल ही इसको सॉल्व करोगे। 26 को सॉल्व किया हो तो 91 को भी सॉल्व करोगे, लेकिन अब ये तो 2 से तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, तो इस केस में जो 91 है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, एज इट इज यहाँ से सॉल्व कर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे सॉल्व करोगे कि 13, अब 13 के टेबल में जो है या फिर 13 का फैक्टर कितना होता है, किसके टेबल में जो है 13 आता है, तो नॉर्मली जो 13 है उसी के टेबल में आते हैं, लेकिन 91 तो नहीं आएगा उसमें, उस टेबल में तो 91 नहीं आएगा। तो इसको क्या करते हैं कि 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 13 तो डिविजिबल नहीं होगा, है ना, 13 डिविजिबल नहीं होंगे तो 13 को एज इट इज रखो, लेकिन 91 तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 91 7 से डिविजिबल होता है, तो 7 से जब 91 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा रिमाइंडर। अब देखो दोनों एक समान हो गए, तो जब दोनों एक समान हो गए तो इसको नॉर्मली 13 से डिवाइड कर दो, जो कि इसमें कितना आ जाएगा, 1 और 1 दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, देखो ये जो फैक्टर निकले हैं ना, इस फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू 13, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, 182 जो है इसका आंसर आएगा। सिंपल लगा है ना, सिंपल है। तो जब एचसीएफ लिए हैं तो एचसीएफ में हमें क्या करना पड़ता था कि दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे, है ना, डिविजिबल करोगे और उसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे एचसीएफ। लेकिन एलसीएम में दोनों को एक साथ यहाँ पे डिवीजन करना है और उसको नॉर्मली जो है इस तरीके से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से हमें दो चीज़ निकल गया, पहला बोले हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, तो जो पेयर दिए गए हैं जैसे कि 26 और 91, इसका हम लोगों ने निकाल लिए हैं एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन अगला यहाँ पे क्या बोले हैं, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, जो एलसीएम और एचसीएफ है उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एलसीएम और यहाँ पे जो एचसीएफ दिए गए हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि एलसीएम, यहाँ पे एचसीएफ 13 आए हैं और एलसीएम 182 आया है, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और ये बराबर आना चाहिए इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का, मतलब 26 और 91 को जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू 91, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी नंबर यहाँ पे आया उतना ही नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और इसी को प्रूफ करना है। चलो प्रूफ भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें लिखोगे नाउ वेरीफाइंग, ठीक है। तो अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, हमें बोले गए हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई करना है एलसीएम इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्योंकि ये जो है बोले गए हैं क्वेश्चन में ही बोले गए हैं, तो जैसे क्वेश्चन में बोले हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ ले लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाए। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसको बोलते हैं, ये वाले जो एरिया है इसको बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे जो हाथ है उसका लेफ्ट साइड है, ऐसा एज्यूम करो हमारा जो हाथ है उसका लेफ्ट साइड है, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोले गए हैं इसको बोले जाएंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे ना। जब इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो दोनों जो आंसर आएगा अगर सेम आ रहे हैं तब हम लोगों ने जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन है डिटेल के साथ बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अब जब खुद बनाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर लोगे। तो पहला सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसमें जो है क्या करना है कि जो एचसीएफ दिए गए हैं, ठीक है, एचसीएफ और जो एलसीएम है इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 इंटू 182 करोगे, ये कहाँ से आया, देखो ये जो एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने टाइम में चला जाएगा, देखो 3 2 यहाँ पे 6 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 3 नंबर है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 832, ठीक है,
2386 ये जो है इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो सॉल्व हो गया। सेम जो है राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या बोले गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे कहाँ पे है, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये वाला 26 और 91, क्योंकि क्वेश्चन में दिए गए हैं ना, तो इसको सिंपल सा करना है, इक्वल टू 26 इंटू 91। तो 26 इंटू 91 को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6 फिर ये 8 आ गया, 2 3, हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें जो है देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों आंसर जो आ रहे हैं वो केवल सेम ही आंसर आ रहे हैं। देख लो 2386 दोनों साइड आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि हम लोगों ने वेरीफाई कर ली, यहाँ पे नीचे लिख देना, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पे जो है 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, तो 3 में से 3 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म है, गारंटीड है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करना बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई यहाँ पे इशू नहीं होने वाला है। एक और एग्जांपल लेके आ इसी में, जैसे देखो अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। 110 एंड 92, सॉरी 510 यहाँ पे दिए गए हैं, सेकेंड क्वेश्चन 510 दिए गए हैं, एंड और कितना नंबर यहाँ पे दिए गए हैं 510 के साथ 92 दिए गए हैं। अब इस 92 को सबसे पहले क्या करना है, वही एलसीएम एचसीएफ पहले निकालोगे। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले लिखना फाइंडिंग एचसीएफ, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों का काम है, टास्क जो है वो एचसीएफ को फाइंड करना है। तो एचसीएफ को इंडिविजुअली फाइंड करते हैं। तो ये रहा एचसीएफ, ये हो गया 510, किससे डिविजिबल होगा, देखो ये जो 510 है 510 है, ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। डायरेक्टली 5 से करोगे तो वहां से भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, हमें जो सॉल्व करना है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो इस केस के लिए 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि 2 से भी सॉल्व हो जाएगा। 2 से जब इसको सॉल्व करोगे तो कितने बार में जाएगा, 2 से सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम में जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 बच गया, तो ये 11 हो गया, तो 5 टाइम में आ गया। अब इसमें 1 बचेगा तो कितना आ गया, ये 5 टाइम में आ जाएगा, तो 255 आ गए। अब इस 255 को किससे डिवाइड करोगे, और 2 से डिविजिबल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट नंबर यहाँ पे ओड है लेकिन 2 इवन है। तो इसको ओड नंबर से सॉल्व करते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 से यहाँ पे डिविजिबल होगा क्या, तो यहाँ पे 25 है, तो कितने बार में जाएगा, 8 टाइम में चले जाएगा, है ना, 8 टाइम में जाएगा, और ये चला जाएगा यहाँ पे 5 टाइम में। तो यहाँ पे आंसर आ गया 85। अगर ये समझ ना आ रहा होगा ना, तो सिंपल सा जो लॉजिक बताया हूँ 255, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, समझ आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखे गए, क्योंकि जितना भी नंबर लिखे जा रहे हो पूरा क्वोशेंट ही नंबर लिखे रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 85 है। अब ये 85 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से भी नहीं जाएगा ये। अब 3 से नहीं जा रहा तो 4 से ट्राई करो, लेकिन 4 तो यहाँ पे इवन नंबर है, लेकिन 5 यहाँ पे ओड नंबर है, तो वहाँ से भी नहीं जाएगा। तो इससे बेस्ट तरीका यहाँ पे जो 5 है 5 से कर लो, तो ये 1 टाइम में चला जाएगा, बच कितना गया 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बच जाएगा 3 बचेगा ना, 2 थोड़ा ना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 7 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 17। अब ये 17 आ गए, तो 17 और किससे डिविजिबल हो जाएगा, सीधा जो है 17 से ही डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे आ गया 1, पहला हो गया। जैसे ही एचसीएफ जो है फाइंड आउट किए हैं, सेम जो है इसके लिए 92 के लिए भी तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 92 के लिए। तो 92 के लिए जब एचसीएफ सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे किससे स्टार्ट करोगे, 2 से स्टार्ट करो, तो कितने टाइम में, 8 टाइम में जाएगा। अच्छा ये 4 टाइम में चला जाएगा कि 8 आएगा ना, 4 2 जा 8 होगा, 1 बच गया, यहाँ पे 12 आएगा, तो ये 6 टाइम में चला जाएगा। फिर इसके बाद 2 से और सॉल्व कर लो, जो कि 23 आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे, तो 2 से तो नहीं होगा, नॉर्मली ये 23 से हो जाएगा, तो 23 यहाँ पे आ गया 1। तो दोनों को जो है फाइंड आउट कर लिए हैं एचसीएफ फाइंड आउट हो गया। तो एचसीएफ फाइंड आउट हो गया, तो यहाँ पे लिख लो 5 10 इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम जो 92 है, तो 92 के केस में कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसमें क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर यहाँ पे लिख लिए हैं,
हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट इसमें कौन सा है ये देखो, और कॉमन भी होना चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट तो 17 है, लेकिन 17 नीचे वाले में तो नहीं है, कॉमन तो नहीं है। 5 हाईएस्ट है, इसके बाद 5 भी नहीं है, तो इसमें जो हाईएस्ट होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो हाईएस्ट है ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही ऐसा है जो कि हाईएस्ट है, उसी के साथ कॉमन भी है। तो इसमें जो है जो एस क्या बोल सकते हो, इसमें जो निकाले हैं वो 2 निकाले हैं, SCF 2 निकल गया। अब सेम जो है LCM निकालो, फाइंडिंग LCM। अब LCM निकालते हैं, तो LCM किसका निकालना है, एक 510 का निकालना है और उसी के साथ 92 का निकालना है। LCM दोनों में सेम ही निकालते हैं, है ना, अब पता चल गया होगा। देखो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से जब स्टार्ट करेंगे तो जब 510 को डिवाइड करोगे तो 255 टाइम में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 92 है, 92 भी 2 से डिविजिबल है, तो जब डिविजिबल है तो दोनों को एक ही साथ डिवाइड करना है, ठीक है। अगर डिविजिबल नहीं होते तो 92 को नॉर्मली यहाँ पे नीचे में 92 लिख देते, लेकिन जो 92 है ये 2 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो नॉर्मली इसको डिवाइड करो, तो ये कितने टाइम में चला जाएगा, 6 टाइम में, ठीक है। क्योंकि 6 टाइम में नहीं, हाँ यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में जाएगा ना, 4 टाइम में 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पे कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। उसके बाद ये 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा तो ये 6 टाइम में चला जाएगा, ठीक है, 46 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, फिर जो है डिवाइड करो, किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से हो जाएगा क्या, बिल्कुल, यहाँ पे 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से तो 255 डिविजिबल नहीं होगा, तो 255 को एज इट इज रख लो। 46 से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, कितने बार में देखो, 2 2 जा यहाँ पे 4 आ गए, और 2 3 जा यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, तो 23 आ गए। इतना समझ आया। फिर नेक्स्ट और सॉल्व करो, नेक्स्ट स्टेप आगे जब सॉल्व करेंगे तो 255 है और यहाँ पे 23 है, तो 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या, देखो तो, हाँ 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 से जो है 25 कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में, ठीक है, 8 टाइम में चला जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर जो 23 है ना, ये 23 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 23 आता ही नहीं है, तो 23 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, अब नेक्स्ट अगर सॉल्व करें तो 4 से डिविजिबल है क्या, ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, जो 85 है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये कितने टाइम में, 5 1 ज़ा 5 हो गया, फिर 35 हो गया, और 5 7 ज़ा 35 होता है, तो ये 17 हो गया। फिर 23 एज इट इज़ लिख दो, क्योंकि ये डिविजिबल हो ही नहीं रहा है। फिर आगे सॉल्व करते हैं, ये 23 आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक बार 17 लिख लो, है ना, तो 17 को करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 23 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 23 करो, तो ये 1 का तो 1 रहेगा, और 23 को जो है 1 टाइम में डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 और 1 मिल गया, मतलब एलसीएम यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिए। अब इस एलसीएम को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी तो लाना है ना, तो आगे नेक्स्ट नीचे सॉल्व करना है इसको। एलसीएम इसका हो जाएगा, कितना निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है, यही तो निकला यहाँ पे, देख लो जो फैक्टर्स हैं। अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23460, 23460, ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो यहाँ से 2 टर्म मिल गया, एक जो है एचसीएफ भी मिल गया, एलसीएम भी मिल गया, दोनों मिल गए। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो जब वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे लिखना है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट, कि जो एलसीएम है, ठीक है, एचसीएफ है, और जो ये एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ जो 2 नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन में उसके बराबर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एक इस साइड को मान लो LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो साइड है इसको RHS मान लो। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे कि जो एचसीएफ और एलसीएम है इसको सॉल्व करो, तो कितना आया है, यहाँ पे जो एचसीएफ आया वो 2 आया हुआ है, तो 2 करो इंटू,
है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके लिखो, ठीक है, इसको जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखो। एच जैसे कि LHS निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, HCF इंटू LCM इस तरीके से लिखो, फिर इक्वल करना। HCF कितना आया है, 2 आया है तो 2 करोगे। LCM कितना निकाले हैं, कहाँ गया LCM, ये रहा, LCM निकला है 23460। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 टू ज़ा 6 हो गया, उसके बाद जो है 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 6 टू ज़ा यहाँ पे 12 होगा, तो ये 4 अच्छा 12 होगा, तो यहाँ पे नॉर्मली इसको 9 कर दो क्योंकि एक कैरी जाएगा ना, फिर उसके बाद 20 आ जाएगा। तो जो LHS हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है वो इतना मिल गया। सेम जो है यहाँ पे क्या करोगे, राइट हैंड साइड को भी निकालोगे। तो जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करोगे इसमें से जो है 5 10 आएगा, इंटू यहाँ पे 92 करोगे तो ये इतना कितना आंसर आ जाएगा, 46920। तो जो 46920 लेफ्ट हैंड साइड में भी आया है और राइट हैंड साइड में भी आया है, तो दोनों का यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। समझ आ गया, सही है। चलो अगला देखो, यहाँ पे LCM और SCF दिए गए हैं, तो अब LCM और SCF समझ आ गया, और यहाँ पे इंटीजर बोले गए हैं तो इंटीजर भी समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक जितना भी सॉल्व किए हैं पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो चलो इसको अब कैसे करना है, इस क्वेश्चन को भी करते, बहुत इजी क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगा, बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे आराम से। चलो इसको बताओ, तो इसमें एक बार थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा ना पॉज कर लो, है ना, उससे ज़्यादा जो है अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाओगे, अपने लेवल में भी ट्राई करोगे। इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, बाकी क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सेम है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहीं से ही रिलेट करते हैं। वहाँ पे 2 क्वेश्चंस के लिए सॉल्व किए हैं, अब यहाँ पे 3 दे दिए हैं, जैसे कि 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गए। LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस नॉर्मली जो अभी सॉल्व किए हैं ये क्या है, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही तो है। इस तरीके से जो नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, 2 हो गया, 13 हो गया, ये सब प्राइम फैक्टर है, और जो इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो जैसे कि पहला बोले गए हैं 12, 15 और 21, इसका सबसे पहले तो LCM और SCF निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशंस करते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो SCF है इसको सॉल्व करते हैं। फाइंडिंग SCF, पहला क्वेश्चन 12 दिए हुए हैं तो 12 का SCF निकालते हैं। तो जब 12 का SCF निकालोगे तो कितना डिविजिबल करोगे, 2 से चला जाएगा, कितने बार में, 6 टाइम में, क्योंकि 6 2 ज़ा कितना हो जाता है, 12 होगा। इसके बाद 6 है, अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम में आ जाएगा, 3 टाइम में, 3 को ये हो गया 1, बिल्कुल सही। सेम जो है 15 के लिए सॉल्व करो, तो जब 15 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब 15 किससे जाएगा डिवाइड, 2 से होगा क्या, नहीं होगा, ये नॉर्मली 3 से हो जाएगा। कितने टाइम में, कितने टाइम में 15 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मतलब क्वोशेंट कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद जो 21 दिया हुआ है तो इस 21 का भी यहाँ पे SCF निकाल लो। 21 का डिवीज़न हो जाएगा 3 से, 7 टाइम में चला जाएगा, फिर इस 7 को भी 7 से डिवाइड कर लो तो ये हो गए 1 आ गए। तो यहाँ पे जो तीनों नंबर का जब SCF निकाले तो 12 का फैक्टर कितना निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये निकले हुए हैं, ठीक है, 12 का। फिर इसके बाद जो है 15 का निकाले हैं, तो 15 का जो फैक्टर निकला वो 3 इंटू 5 निकला हुआ है। फिर उसके साथ जो 21 का फैक्टर निकाले हैं वो निकला है कितना, 21 का फैक्टर 3 इंटू 7 निकला है। अब यहाँ पे SCF निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर तो निकाले हैं, अब इसमें हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट नंबर देखो, जैसे कि यहाँ पे 7 है, तो हाईएस्ट नंबर 7 है तो यहाँ पे उसका कॉमन भी तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालना है ना। तो इसमें कॉमन कौन सा हो जाएगा बताओ, तो
देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, इसमें भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से 3 जो है, तो यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हो इसको कि जो HCF है वो HCF कितना है, 3 निकल गया। अब HCF तो निकाल लिए हो, अब हमें जो निकालना है वो LCM निकालना है। तो अब निकालते हैं इसका LCM। ठीक है, HCF तो निकाल लिए हैं, LCM के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना है फाइंडिंग LCM। LCM निकालना है। अब जो तीनों नंबर है, तीनों नंबर को यहाँ पे एक साथ लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन तीनों नंबर को अब एक साथ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 15 और यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, 15, 12, 15 और 21। अब इसमें ये देखो कि किससे जो है मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, और स्टार्ट करोगे सबसे लिस्ट नंबर से। जैसे कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 से जो है 15 डिवाइड नहीं होगा, तो इस केस में नॉर्मली जो 15 है उसको एज इट इज लिखो। 21 जो है वो भी 2 से डिवाइड नहीं होते, तो इसे भी नॉर्मली 21 ही लिखो। ठीक है, इतना हो गया। चलो इसके बाद अब क्या करोगे, सेम जो है इसके बाद फिर से अब ऐसा नंबर देखो जो कि कोई ना कोई एटलीस्ट एक नंबर को तो यहाँ पे डिवाइड कर ही दे। अब एक नंबर को जो डिवाइड करे वो थोड़ा सा सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखे हो तो 2 के बाद 3 कर सकते हो। अगर 3 से कोई नंबर भी डिविजिबल नहीं हो रहा है तब 4 में जाना, लेकिन अगर 3 से जो है एक नंबर भी डिविजिबल हो जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो 21 है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, तो आगे जो है 4 को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 3 को ट्राई करो। तो यहाँ से जब जो है, और यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, देखो 6 जो है 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, है ना, एक नंबर यहाँ पे डिविजिबल हो गया, तो 3 में जाने की जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे एज इट इज लिख लो। 21 भी जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद अब देखो कि यहाँ पे 3 है, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 है, 3 1 जा 3 होता है, और 3 5 जा जो है कितना होता है, 15 है, तो ये जो है 5 हो जाएगा, और 3 7 जा 21 होता है। ठीक है, बस टेबल में आना चाहिए, जितना टेबल में आ रहे हैं उसी को तो बस लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है इसको और सॉल्व करो, किससे, 5 से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 1 जा, है ना, एक ही टाइम में जाएगा, तो ये 1, 7 को एज इट इज लिख लो। इसके बाद जो है 7 से डिवाइड कर लो, तो ये 1 और ये 1 आ जाएगा, और ये 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर निकला वो प्रॉपर एलसीएम के फॉर्मेट में निकल गए हैं। अब क्या करना है, नॉर्मली इसको हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो एलसीएम है, एलसीएम इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो इस पेज में कर देते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आया हुआ है, 2 2 और 3 5 7। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना ही निकला हुआ है। इसको नॉर्मली क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, इसके बाद जो है 3 5 से यहाँ पे 15 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 42 इंटू 15, तो 42 इंटू 15 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो है 30 टाइम में जाएगा, मतलब ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। तो जो 42 है ना, यहाँ पे एलसीएम है। जो 42 यहाँ पे निकला है वो यहाँ पे क्या निकला है, एलसीएम निकला है। समझ आ गया। क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं कि एलसीएम और एचसीएम बस यहाँ पे निकालना है ना, वेरीफाई करने के लिए नहीं बोले हैं, तो वेरीफाई नहीं करना है अपने से, जो है एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ नहीं करना है। जितना क्वेश्चन में दिए गए हैं उतना ही सॉल्व करोगे, और एक प्रॉपर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, तो यही लॉजिक से सॉल्व करना है नॉर्मली। बाकी अब तो सॉल्व हो जाएगा बाकी जो क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर अब जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे सॉल्व करना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। गिवन दैट जो एचसीएफ दिए गए हैं वो इतना है, उसको जो है इक्वल किए गए हैं 9, है ना, 9 के इक्वल किए गए हैं, तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, चलो बताओ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपना जो माइंड है, माइंड को थोड़ा सा खोलो। यहाँ पे गिवन दैट
देखो यहाँ पे एचसीएफ दिए गए हैं इतना, और इसको जो है सॉल्व करके आंसर लाए गए हैं 9 लाए गए हैं, तो एलसीएम इसका कितना होगा, कितना हो गया एलसीएम इसका। देखो हमें जो है सबसे पहले एक चीज पता है, यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट क्या पता है कि जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है, ठीक है, थ्योरी में भी कवर किए हैं, जो एचसीएफ होता है और ये एलसीएम होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के होते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर के होते हैं, जो नंबर दिए हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 306 और 657 नंबर दिए हुए हैं, उसका प्रोडक्ट और उसका जब एलसीएम करोगे तो दोनों यहाँ पे बराबर होते हैं। बात समझ आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट और ये जो रूल है इसको अभी तो कवर किए हैं, एचसीएफ और एलसीएम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर के होते हैं, इसको अभी भी रूल किए, अभी भी सॉल्व किए हैं। जैसे देखो यहाँ पे कहाँ गया ये ऐसे वाले, देखो यहाँ पे देखो, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट एचसीएफ और एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के होते हैं। यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं तो 2 नंबर लिखोगे, है ना। अगर 3 नंबर दिए होते तो 3 नंबर लिखते हैं, 4 नंबर दिए होते तो 4 नंबर लिखते हैं। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये तो पता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिए हैं देखो, एचसीएफ जो दिए गए हैं उसका वैल्यू 9 दिए गए हैं, तो मतलब ये जो एचसीएफ है एचसीएफ की जगह 9 लिखो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये वैल्यू। अब जो इनटू है इनटू करके एलसीएम लिखो, क्योंकि ये तो एलसीएम है ही है ना यहाँ पे। उसके बाद इक्वल, इक्वल यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या फिर इसको सिंपल कर लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, किसका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लेना है, इसका, क्योंकि प्रोडक्ट का 2 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे लिखोगे 306 इंटू 657, क्योंकि यही नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब नॉर्मली हमें क्या बोले गए हैं, एलसीएम निकालना है। देखो क्वेश्चन बोले गए ना एलसीएम निकालने को, तो ये इस एलसीएम को यहाँ पे रखो। इसके बाद जो है, और यहाँ पे है ये 306 इंटू 657, ये तो यहीं पे रखा हुआ है। ये जो 9 है इसको इधर ट्रांसफर कर दो, है ना, डिवीजन में जो है इस तरीके से ट्रांसफर कर दो। इसमें कुछ नहीं किए हैं, जो एलसीएम है तो एलसीएम को एज इट इज रखे हैं, और ये जो नंबर है उसके बैक साइड में इक्वल साइड में वो नंबर को भी एज इट इज वही जगह रखे हैं, और ये जो 9 है इस 9 को बस यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। तो जब इसको ट्रांसफर किए हैं तो अब नॉर्मली क्या करोगे, इसको जो एलसीएम करके यहाँ पे लिखना, अब इसको डिवाइड करो, ठीक है। 9 को डिवाइड करो, अगर कितने टाइम में चला जाएगा ये आई थिंक जो है ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22338। इसका जो आंसर आएगा वो जो है 22338 आएगा, क्योंकि इसको नॉर्मली क्या करना है, ऊपर को मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 9 से उसको डिवाइड कर दो। ये इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। समझ आ गया, है ना। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। बाकी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 6 नंबर का जो है दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस टाइप के। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप के, ये वाला। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करना, बल्कि यहाँ पे जो नंबर है, नंबर को चेंज किए जा सकते हैं, नंबर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा, जो मेथड होगा वो बिल्कुल सेम मेथड होंगे। चलो इसको बताओ, 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। पहले तो ये बताओ कि इरेशनल नंबर होता किसको है ना, बोलते किसको है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, ठीक है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। अगर P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको बोले जाते हैं रेशनल नंबर। एक एग्जांपल पूछूं क्या, जैसे कि देखो 3 है, नॉर्मली अगर मैं 3 बोल रहा हूं तो ये बताओ 3 जो है रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, बताओ तो। मोस्टली बोलेंगे क्या कि ये जो है क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। 3 लिखा हुआ है तो अपॉन में 1 भी तो लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो। तो जो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्जाम्पल ले रूट थ्री को P अपॉन जो है क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं किया जा सकते, ठीक है। P अपॉन क्यू के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते रूट 3 को, तो रूट 3 यहाँ पे क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। जैसे कि पाई हो गया, पाई भी जो है इरेशनल नंबर है।
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √4 हो गया। बताओ ये √4 जो है ये रेशनल नंबर है कि ये इरेशनल नंबर है? बताओ तो √4 जो है, तो ध्यान रखना जो √4 है ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर होगा? जो √4 है इसका रूट कितना होता है बताओ तो? इसका रूट होता है 2। अब 2 यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो ये हो गया ना रेशनल नंबर। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। बाकी आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है यहाँ पे। चलो जल्दी से इसको बताओ। अब हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है इसको। सबसे पहले तो इरेज कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, बाकी इसको इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते चले जाना है कि हमें जो है प्रूफ करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि जो 5 माइनस √3 है एक जो है ये इरेशनल नंबर है, ये जो है इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेंगे। ये बल्कि रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, यहाँ पे बोले गए हैं कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन जब हम लोग आंसर जब इसका कोडिफाई करेंगे, जब आंसर लाएंगे, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो 5 माइनस √3 है ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है लेट अस एज्यूम दी अपोजिट, ठीक है। लेट अस एज्यूम दी अपोजिट, इसका हमें जो है अपोजिट एज्यूम करना है। मतलब क्या एज्यूम करना है, इसका मतलब जो 5 यहाँ पे दिए गए हैं 5 माइनस √3, ये एक क्या एज्यूम करोगे, ये एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से हमें एज्यूम करना है। समझ आ रहा है क्या? जो 5 माइनस √3 है ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। इस तरीके से उसको सबसे पहले बात तो एज्यूम करोगे। अब देखो यहाँ पे रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर होता क्या है, अभी बताया हूँ, जिसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो जो इस तरीके से जो है हेंस करके लिखना कि अगर 5 माइनस √3 जो है रेशनल नंबर है तो इसे जो है इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। क्या देखो, 5 माइनस √3 इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको, A/B। बताओ, 5 माइनस 2 इक्वल टू A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 5 माइनस जो √3 इसको हम लोग रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं। और रेशनल नंबर होता है कि जिसे P/Q के फॉर्म में या फिर A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि जो नीचे जो B लिखा हुआ है ये B इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। B जो है इक्वल टू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली ये जो निकाले हैं यहाँ पे इसको ही सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, जो 5 है इस 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू यहाँ पे A/B है। जब इसको 5 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस साइड प्लस है, तो प्लस है तो, और जब भी इक्वल के अदर साइड जब भी ट्रांसफर करते हैं तो अगर प्लस है तो माइनस होता है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3 हो गया, -√3 इक्वल टू A/B और -5 में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद जो इसको नॉर्मली सॉल्व करो, -√3 इक्वल टू, इसको सबसे पहले क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का थोड़ा सा यहाँ पे जो है कॉमन तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले क्या काम करोगे, इस तरीके से डंडा खींचो। अब ये जो नीचे वाले जो है ना नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि b और यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1 इंटू बी को मल्टीप्लाई करोगे तो 1b आएगा, तो b एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे b एज्यूम किए हो तो नीचे के साथ जो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। तो b और b को जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, एक टाइम में। और जैसे एक टाइम में जाए तो ऊपर वाले जो नंबर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जो 1 आया, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे a ही आएगा। माइनस है बीच में तो माइनस कर दो। इसके बाद सेम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए हो b साइड, उसको 1 साइड भी लगाओ। जो 1 है और ये जो b है उसको सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, पहले बार डिवाइड करोगे। तो 1 और b को जब डिवाइड करोगे तो b ही आएगा, और ये जो b को ऊपर जो 5 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 5b। 5b यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो बाकी और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से जो आंसर हमें मिल गया वो है A-5b अपॉन में b मिल गया। अब एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि माइनस को हटाना पड़ता है।
तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो ये माइनस को हटाओगे, यहाँ पे माइनस को हटाओगे तो ये माइनस इधर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a-5b अपॉन में b। तो अब इस माइनस को हटाए हैं तो ये हो गया माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ तक समझ आ गया। तो हमें जो आंसर यहाँ पे मिला है, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि इस माइनस को यहाँ पे हटाना ही पड़ता है। अब यहाँ से हटाया लेकिन यहाँ पे आ गया, अब इसको भी हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है भाई। तो यहाँ पे इसको दो खंड में डिवाइड करते हैं। तो ये जो है √3 हो गया। √3 इक्वल टू, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे माइनस को हटाना है। तो ये जो b है, b को आगे लिख लो, a को पीछे कर लो। इससे क्या हो जाता है कि जब भी इस तरीके से नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाता है और प्लस है वो माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है 5b माइनस में a कर लो, अपॉन में ये हो जाएगा कितना है, b है। तो यहाँ से जो माइनस का साइन था वो माइनस को हटा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, क्या समझना है, जैसे अगर यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, ये जो √3 है ये अपने आप में क्या है, ये इरेशनल है। ये जो है ये इरेशनल नंबर है। लेकिन ये वाला पार्ट को देखोगे तो ये रेशनल नंबर है, डिवीजन फॉर्म में है। समझ आ रहा है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। लेकिन जो है √3 तो यहाँ पे इरेशनल है, और जो 5b माइनस a अपॉन में b जो है ये वाला नंबर रेशनल है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो रेशनल और इरेशनल अपने लेवल में दोनों अलग हैं। कैसे, यहाँ पे जो है अगर दोनों अगर एक साथ हो जाते तब आंसर यहाँ पे गलत करते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो रेशनल नंबर है और ये जो इरेशनल नंबर है, दोनों यहाँ पे अलग अलग है ना। खुद देख लो, यहाँ पे एक साइड जो इरेशनल नंबर है वहाँ पे √3 आया हुआ है, और जो अदर साइड है, ये वाले साइड है, यहाँ पे तो रेशनल नंबर आ गए, बटे के फॉर्म में है। तो ये दोनों अपने लेवल में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों जो है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जो एजम्पशंस किए हैं कि जो 5 माइनस √3 है ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इरेशनल नंबर हो रहे हैं। तो जो हम लोगों ने एज्यूम किए हैं, तो जब एज्यूम किए हैं रेशनल नंबर, लेकिन हो क्या रहे हैं, इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि प्रूफ करना है कि ये जो नंबर दिए हैं वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ही तो प्रूफ हो गया, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे सॉल्व किए हैं वो इरेशनल नंबर ही है। समझ आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करो, यहां से और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नॉर्मली इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव 3√2 जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसे जो है नॉर्मली हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो नंबर दिए हुए हैं इसको हमें प्रूफ करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, इसका अपोजिट एज्यूम करना है, ठीक है। लेट अस एज्यूम इट्स अपोजिट, इसका अपोजिट एज्यूम करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3√2 दिया हुआ है इसे हमें जो है एक रेशनल नंबर एज्यूम करना है, ठीक है। इसे हम लोग एज्यूम करेंगे जो है 3√2 है ये एक रेशनल नंबर है, उसके हिसाब से जो है पूरा सॉल्व करना है। अब ये रेशनल नंबर है, तो जब ये रेशनल नंबर है तो इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब रेशनल नंबर है तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3√2 इक्वल टू a अपॉन बी। अब देखो ये जो a अपॉन बी है इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, है ना। कई को अगर p अपॉन क्यू करना है तो p अपॉन क्यू भी कर सकते हो, लेकिन a अपॉन बी यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है कि नॉर्मली जो 3 है, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये हो जाएगा √2 इक्वल टू, जब 3 को ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 को ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/3 इंटू a अपॉन बी। बताओ तो लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है ना, नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो 1/3 इंटू a अपॉन बी ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा √2 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व, अच्छा एक काम करो, इसको ना ऐसा मत करो, ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे हटाओ, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सिंपल सा क्या काम करना है कि जो √3 यहाँ पे लिखे गए हैं और यहाँ पे 3 है, तो 3 को नीचे में जो डिनोमिनेशन है वहाँ पे लाओ। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू a अपॉन में कितना हो गया 3b, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना भाई। तो इस तरीके से ये जो है
3 भी हो जाएगा। अब इसको एज्यूम करो, क्या एज्यूम करना है कि ये जो √2 लिखा हुआ है ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है, बताओ। ये बिल्कुल इरेशनल नंबर है। और ये a/3 भी लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल है। ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो बता रहा हूँ बस। तो जो √2 है ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के फॉर्म में जितना भी नंबर होते हैं वो पूरा जो है इरेशनल नंबर होते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे कि √4 हो गया, तो √4 का तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं, तो जिसका स्क्वायर रूट निकलते हैं उसको बस छोड़ देना, बाकी सब इरेशनल नंबर आते हैं। और ये a/3 भी जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है कि जो रेशनल नंबर है, ठीक है, जो रेशनल नंबर है ये बराबर नहीं है इरेशनल नंबर के, ठीक है, बराबर नहीं है। क्योंकि जो √2 है इसी को तो हम लोगों ने एज्यूम किए हैं कि एक रेशनल नंबर है। समझ पा रहे हो, जो √2 है इसको एज्यूम किए गए हैं ये जो है एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या निकल गया है, इरेशनल नंबर निकल गया है। तो जब ये इरेशनल नंबर निकल गए तो क्वेश्चन में तो वही बोले गए हैं कि 3√2 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से प्रूव भी हो गया कि जो √2 है या फिर 3√2 है ये अपने लेवल में एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल समझ आया, क्रिस्टल क्लियर के साथ अच्छे से जो है पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल कवर करते हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन देखो, अगर अच्छे से अगर कवर कर लेते हो ना इस टाइप के क्वेश्चंस को, ट्रस्ट करना बहुत अच्छे मार्क्स से यहाँ पे स्कोर करके पास भी हो जाओगे। पास तो होना ही होना है, ये तो गारंटी है। चलो ये वाले बताओ, इसमें क्या करना है कि जो इरेशनल नंबर है उसको प्रूफ करना है। ये बताना है कि जो इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 1/√2 हो गया, 7√5 हो गया, 6 + √2 हो गए, ये पूरा क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे अभी सॉल्व किए हैं सेम वही से ही सॉल्व करना है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। पहले बात तो ये समझना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोले गए हैं कि वी हैव टू प्रूफ, इस तरीके से लिखना है, वी हैव टू प्रूव कि जो 1/√2 है ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमें अपोजिट लेना है, ठीक है। लेट अस एज्यूम अपोजिट, क्योंकि हमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अपोजिट का मतलब होता है कि जो 1/√2 है ये एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से हमें सबसे पहले बात तो एज्यूम करना है कि जो 1/√2 है ये एक रेशनल नंबर है। तो जब इसे रेशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/√2 है इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसी को a/b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब बोलने का सिंपल सा मतलब है कि जो बटे के फॉर्म में होता है इसे आसानी से यहाँ पे लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान देना जो b होते हैं ना, ये b 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। 0 के बराबर यहाँ पे कभी भी नहीं रखना। 0 के बराबर इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि अगर कोई भी नंबर है जैसे कि 1, अब 1 के अंदर नीचे अगर 0 लिख देते हो तो ये पूरा अनडिफाइन हो जाता है। 1/0 लिखे हो ना, तो ये जो 0 यहाँ पे नहीं लिखे जाते, अगर 0 लिख रहे हो मतलब ये अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन हो जाते हैं। यही एक रीज़न है जिसके लिए यहाँ पे बोले जाते हैं कि b जो है ये 0 के इक्वल नहीं होगा। जो नीचे में जितना भी नंबर आएंगे वो तो 0 तो नहीं आएंगे एटलीस्ट। अब इसमें क्या करना है हमें कि जो b है, जो √2 है इसको ट्रांसफ़र कर दो। ऐसे करो, यहाँ पे जो ये जो a/जो b है ना इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर दो। तो इसको ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा b/a इक्वल टू √2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1/√2 है तो 1/√2 डायरेक्टली यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे कि होता है ना कि अगर देखो a/b है, अगर ये जो है डिवीजन कर, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करना है, a/b को अगर डिवाइड करना है, कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि 3/4 हो गया, अगर इसको डिवाइड करना है तो नॉर्मली इस तरीके से कोई डिवीजन मेथड नहीं होता है मैथ्स में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो a/b तो एज इट इज रहता है, लेकिन जब डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 4/3 हो जाता है। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये नंबर यहाँ पे अपोजिट हो जाते हैं। जो 3/4 है वो 4/3 हो गया। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो b/a इक्वल टू हम लोग जो है इसको √2 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखना कि जो b अपॉन a है ये कौन सा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, और जो √2 है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ समझ सकते हो कि जो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये √2 लिखा हुआ है ये एक इरेशनल नंबर है, और क्वेश्चन में बोले भी गए हैं इरेशनल नंबर सॉल्व करो, तो इस तरीके से बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलो इसको देखो, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ n इज अ ओड इंटीजर देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। बताओ, वीडियो को पॉज करो थोड़ा सा, फिर सॉल्व करना है, बड़े आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। n इज एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर किसको बोलते हैं? हमें तो इंटीजर के बारे में पता है ना, इंटीजर के बारे में बताया हूँ। अब यहाँ पे ओड इंटीजर पूछ रहे हैं। ओड इंटीजर मतलब 1 हो गया, 3 हो गए, जो ओड नंबर है ना उसी नंबर को यहाँ पे बोल रहे हैं। 5 हो गया, 7 हो गए, ये सब एग्जाम्पल है ओड इंटीजर की। अब इसी में हमें शो करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम कर लेते हैं कि जो a इक्वल टू है n स्क्वायर माइनस 1 है, जो कि दिए गए क्वेश्चन में दिए हैं कि a इक्वल टू n स्क्वायर। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ए ही बस इसको एज्यूम किए। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बोलते हैं, वेयर n, यहाँ पे जो n का वैल्यू है ना, n है क्या, n यहाँ पे ओड इंटीजर है, क्वेश्चन में भी दिए गए हैं। वेयर n इज ओड इंटीजर, ओड इंटीजर, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन में भी दिए गए हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो लेट a इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 एज्यूम किए हैं। अब इसमें जो n नंबर आए हैं तो n यहाँ पे ओड इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ओड इंटीजर दिए हैं, क्यों दिए हैं, ताकि यहाँ पे वैल्यू रख सकूं। मैथ्स में जितना भी स्टेटमेंट दिए गए उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। यहाँ पे क्या बोले हैं कि n इज अ ओड इंटीजर। अब ओड इंटीजर बोले गए मतलब वहाँ पे कोई नंबर रखना है, तभी तो इसको दिए गए इस स्टेटमेंट को बोले गए हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि व्हेन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 रख के देखते हैं। अब ये 1 रखोगे किसमें, ये जो वैल्यू है ना a इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, इसमें 1 को रखोगे। तो जब इसमें 1 को रखोगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू n के जगह 1 को रखो तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया 0। अब ये 0 है तो 8 से डिविजिबल है क्या, ठीक है डिविजिबल हो जाते हैं। सेकेंड रख के देखो, व्हेन n इक्वल टू 2, जब 2 यहाँ, अच्छा 2 यहाँ पे क्या है, इवन इंटीजर है, ठीक है, लेकिन हमें क्या रखना है, ओड इंटीजर, क्वेश्चन में ओड बोले गए हैं, तो इसको 2 ना रख के नॉर्मली सीधा 3 रखो, तो ये a इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। 8 जो है ये तो 8 से डिविजिबल ही है, ठीक है, ये भी जो है डिविजिबल है, ऐसा भी लिख सकते हो, विच इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है, यही जो सेम स्टेटमेंट है ये इस कैटेगरी में भी लिख सकते हो। जब 0 का सॉल्व किए, 1 को लेके सॉल्व किए, तो एक और ट्राई कर सकते हो, व्हेन n इक्वल टू, अब एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, 5 एज्यूम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक ओड इंटीजर है। तो जब इसको रखोगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर रहे हो तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1, तो कितना हो गया 24। अब ये बताओ कि यहाँ पे 24 है तो 24 डिविजिबल है क्या, 8 के टेबल में जो है 24 आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो ये भी जो है डिविजिबल है। ठीक है, ये भी जो है डिविजिबल है बाई 8 से। तो इससे क्या हम लोगों ने शो कर रहे हैं कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है, अगर इसमें कोई ओड इंटीजर रख दिए जाते हैं तो 8 से डिविजिबल है, और प्रूफ भी किए हैं। एक बार 1 रख के भी देखे हैं, सेकेंड में 3 रख के देखे हैं, फोर्थ में जो है 5 रख के भी देखे हैं। तो सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई 8 है ना, डिविजिबल बाई 8 व्हेन n इज यहाँ पे ओड नंबर है तब। क्लियरली से समझ आ गया? तो ये तो हो गया पूरा फाइनल, जितना भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप कि पूरा सॉल्यूशन
अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हल्का सा अगर क्वेश्चंस का नंबर भी अगर चेंज करते हैं तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर है, तो इसमें भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ उसी के साथ जो अपडेट होता है वो सब चीज़ वहीं पे अपलोड हो जाता है, तो एक बार चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।